सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ओके। सो आज हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं एक स्ट्रॉन्ग थॉट के साथ। और थॉट क्या है? द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज़ दैट नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। आई होप आपको ये मीनिंग समझ में आ गई होगी इस थॉट की कि पढ़ाई के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है, नॉलेज के बारे में, कि ये नॉलेज, लर्निंग पावर जो भी आपकी है वो आपसे कोई बोरो नहीं कर सकता, कोई आपसे छीन नहीं सकता। ओके। सो बाकी सारी चीज़ें, वर्ल्ड में जितनी चीज़ें हैं सारी चीज़ें आपसे ली जा सकती है, आपसे हम ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। बट जो आपकी नॉलेज है, आपके माइंड में जो भी चीज़ें आपने स्टोर करके रखी हैं, व्हाटएवर, लाइक पढ़ाई को लेके, किसी चीज़ को लेके, कोई आपका टैलेंट, कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। इसलिए हम आपसे एक ही बात बोलेंगे, आप अपने आप पे कंसंट्रेट करिए, अपने आप को जितना बेहतर बना सकते बनाइए। सो आई होप आपको इसके बारे में अंडरस्टूड हो गया होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर। Okay, so chapter नंबर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज़म, क्लास 7 का है। और ये सिलेबस भी NCERT से ही है। प्रीवियसली जो हमने वीडियो बनाया है वो भी NCERT सिलेबस से ही रिलेटेड है, क्लास 5th एंड 6th का। आप उसे भी एक बार देख लीजिएगा। और अपने जो भी फ्रेंड्स, क्लासमेट एंड इवन जो भी आप जानते हैं अपने रिलेटिव में, सभी के साथ शेयर करें। क्लास 5th क्लास 6th का जो वीडियो हमने बनाया है उसे भी आप एक बार विज़िट करिए। और अगर आपको इस लेक्चर से आपको 60-70% भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, नॉलेज मिलते हैं, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर, that is respiration in organism. Okay, first of all, can anyone tell me what is respiration? आई होप आप लोगों को पता होगा कुछ रेस्पिरेशन के बारे में। और अगर रेस्पिरेशन के बारे में आपको पता है कि इनहेल और एक्सहेल करना ही रेस्पिरेशन है, तो मैं आपको बता दूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास करेक्ट नहीं है। रेस्पिरेशन प्रोसेस अलग है, और जो आपको पता है वो एक प्रोसेस है ब्रीदिंग का। ओके, सो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ हम जा रहे हैं समझने रेस्पिरेशन है क्या और होता क्या है। तो रेस्पिरेशन का एक आप सेंटेंस समझ लीजिए, पढ़ लीजिए वो है क्या एक्चुअल में। रेस्पिरेशन इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। ओके, रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। आपको जो ब्रीदिंग के बारे में पता है, इनहेल एक्सहेल, वो इसके अंदर का पार्ट है। ओके, तो हम 1 to 1 वर्ड पे ना जाके हम डायरेक्ट ही फोकस करेंगे मेन पॉइंट पे। और हो सके तो हम डिटेल में भी जाएंगे वर्ड टू वर्ड, बट अगर कहीं पे स्किप करते हैं हम तो वो चीज़ें उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगी। ओके, और जितनी भी चीज़ें हैं इस टॉपिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, मैं आपको सारी बातें बता दूँगी। ओके, सो ना one day Bujo was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. यहाँ पे क्या बोला है? बूजो बहुत ही ईगरली वेट कर रहा था, किसका? अपने ग्रैंड पेरेंट्स का। अपने उसके टाउन आ रहे थे जो बहुत ही सालों बाद। ओके, तो वो बहुत ही देर से वेट कर रहा था। और जैसे ही उसे पता चला कि उसके ग्रैंड पेरेंट पहुँचने वाले हैं, तो वो उनको रिसीव करने के लिए बस स्टॉप के पास भागा। और वो भागते भागते बस स्टॉप के पास पहुँचा और वो पूरे ही रास्ते भागा। तो फिर
भागने की वजह से क्या हम रियलाइज़ करते हैं, हम थोड़ी देर भाग लेते हैं। आपने भी रियलाइज़ किया होगा, अगर आप थोड़ी देर भागे हैं तो उसके बाद अगर आप एक जगह रुक जाते हैं तो आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाती है, राइट। ब्रीदिंग रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर आप इन अ मिनट 50 to 55 टाइम और जो भी आपकी ब्रीदिंग रेट है चल रही है तो वो बढ़ के और ज़्यादा हो जाती है। सॉरी, ये हार्ट रेट है। ब्रीदिंग रेट कितनी होती है, 25 to 30 मैक्स टू मैक्स। और अगर हम और तेज़ भाग के थक जाते हैं तो उसमें कितना रेट हो जाता है, अप्रॉक्स 30 पहुँच जाएगा, राइट। तो उसके बाद उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने पूछा, उसकी ग्रैंड मदर ने पूछा कि आप इतना हाफ क्यों रहे हो। रनिंग करने के बाद हाफते हैं ना हम, हाँ, उसी तरह से वो भी हाफने लगा। ओके, फिर उसके माइंड में एक क्वेश्चन स्टक हो गया कि भागने के बाद हमारी ब्रीथ फास्टर क्यों हो जाती है। ओके, द आंसर टू बुजोस क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी ब्रीथ। इसका जवाब मिलने से पहले उसके अंदर एक क्वेश्चन और बन गया कि हम ब्रीदिंग क्यों करते हैं। तो हम बता दें कि ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन ओनली। ओके, ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन ओनली। लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रेस्पिरेशन का पार्ट क्या है, ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन का पार्ट क्या है, ब्रीदिंग। ओके, सो आपको ये भी पता होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सारे रेस्पायर करते ही हैं। और ये जो रेस्पिरेशन है वो किस वजह से होता है, किसके कारण होता है, क्यों होता है, टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। ओके, हम रेस्पायर क्यों करते हैं, जो हम खाना खाते हैं, जो भी फूड हम इनटेक करते हैं उससे एनर्जी मिल सके। ओके, ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीथ इन एयर, यू नो दैट एयर कंटेन ऑक्सीजन। जो ब्रीदिंग हम करते हैं, ब्रीथ करते टाइम हम क्या लेते हैं अंदर, एयर को लेते हैं। ओके, यू नो दैट एयर कंटेन ऑक्सीजन। आप सभी को पता है हवा में क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, राइट, O2 प्रेजेंट है। ओके, सो वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको ये भी पता है कि अगर हम इनटेक कर रहे हैं सांस को, ये हमारा नोज़ है। ओके, अगर हम इनटेक कर रहे हैं ऑक्सीजन को, ओके, तो इनहेल करेंगे, आउट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। ओके, अगर हम सपोज़ जो ऑक्सीजन है वो हम 21% इनहेल कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना आउट करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हम ऑक्सीजन भी आउट करेंगे। 4% कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा और 15 to 16% ऑक्सीजन ऐड रहेगा उसमें। अंडरस्टूड। हम ऑक्सीजन इन किए, ओके, ऑक्सीजन हम इन किए और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन आउट किए। ओके, वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अंडरस्टूड। द एयर वी ब्रीथ इन इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। समझ में आया आपको ये बात? जो एयर हम नोज़ के थ्रू अंदर लिए हैं, ये ऑक्सीजन हम अंदर लिए ना नोज़ के थ्रू, तो यही हमारे पार्ट ऑफ द बॉडी में पास होगा टू ऑल आवर बॉडी पार्ट्स। अंडरस्टूड। हाथ, पैर और पूरे अपने बॉडी, बैक, फ्रंट, हेड, सारी चीज़ें जितनी भी है बॉडी में, हर एक इंडिविजुअल पार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई होगा। इवन जो ईच ऑफ दी सेल है, जो एक माइन्यूट से माइन्यूट सेल है हमारी बॉडी में प्रेजेंट, उन सब में भी जो ऑक्सीजन है पास होगा। इन द सेल ऑक्सीजन
in the air helps in the breakdown of food. The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration. ओके जैसा कि हमने बोला ऑल ओवर पार्ट ऑफ द बॉडी इवन इन ईच सेल जो ऑक्सीजन है वो पास होता है, और ऑक्सीजन जो एयर में है जो ऑक्सीजन वो हेल्प करता है फूड्स को ब्रेक डाउन करने में. ओके और फूड्स को ब्रेक डाउन करता है और उसके बाद ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विथ द रिलीज ऑफ एनर्जी. और फिर वो जो फूड ब्रेकडाउन होता है वो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, और वही उसी को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन. ओके सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म. तो क्या बोला है यहाँ पे, जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसमें ही क्या होता है, सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म. सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स. Okay, so now next is in the cell the food glucose is broken down into carbon dioxide and water using oxygen, which breakdown of glucose occurs with the use of oxygen. It is called aerobic respiration. Food can also be break down without using oxygen. This is called anaerobic respiration. ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीजेस एनर्जी. यहाँ पे इतनी बातें लिखी है, इन सब का मतलब हम आपको शॉर्ट में समझाते हैं. ओके जो मीन्स जो भी हम फूड इनटेक किए उसका ब्रेकडाउन हुआ, वहाँ से हमें एनर्जी मिला, ग्लूकोज मिला. ओके फिर वो जो ग्लूकोज है वो विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ क्या फॉर्म करता है वो बताते हैं. ओके यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है, देखा ये ग्लूकोज दिया है. अब जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या ब्रेक डाउन करके निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, वाटर निकालेगा और एनर्जी निकालेगा. ओके और यही जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी है वो बॉडी में यूज़ होता है. एनर्जी यूज़ हो जाता है, वाटर यूज़ हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड नोज़ के थ्रू निकल जाता है. अंडरस्टूड. और फिर जो सेलुलर रेस्पिरेशन हमने देखा था, सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन में दो टाइप के रेस्पिरेशन है. वो पहला क्या है, 2 टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. ओके आप ये नोट डाउन कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में. पहला क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन. सॉरी यहाँ भी आएगा. एरोबिक रेस्पिरेशन और सेकेंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. यहाँ पे लिखा हुआ है. ओके एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन. हमने जो अभी यहाँ पे अपना जो केमिकल रिएक्शन देखा वो एरोबिक रेस्पिरेशन का था, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो केमिकल रिएक्शन होता है वो इन प्रेजेंस ऑफ एयर होता है. ओके और जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में होता है केमिकल रिएक्शन वो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है. ओके प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन और एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. ओके एब्सेंस ऑफ जो ऑक्सीजन है वो एनाएरोबिक होता है और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एरोबिक होता है. ओके आप इस पैरा को पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा. यू शुड नो दैट देर आर सम ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट दैट
can survive in the absence of air only. They are called anaerobic respiration. Okay, they get energy through anaerobic respiration. In the absence of oxygen, glucose breaks down into alcohol and कार्बन डाइऑक्साइड. अंडरस्टूड. मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है. ओके, तो उससे क्या बन के निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो एब्सेंस ऑफ एयर में होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में. फिर ये ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनाता है? अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इसका भी हम जो यहाँ पे रिएक्शन है देख लेते हैं. ओके, जो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है यहाँ पे देख लेते हैं. तो जो ग्लूकोज है जो कि हमें किससे मिलता है? फूड से, राइट. फूड से हमें ग्लूकोज मिल गया. फिर ये जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बनता है, क्या बनता है? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. ये किस में होता है? ये जो रिएक्शन है ये किस में होता है? यीस्ट में होता है. एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है यीस्ट में. यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट दैट कैन सर्वाइव इनटू द एब्सेंस ऑफ एयर. आपको ये लगता होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के ही डिपेंडेंसी में चलता है, रन होता है. ओके, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो एब्सेंस ऑफ एयर में भी सर्वाइव करते हैं. फॉर एग्जांपल यीस्ट. ओके, आपने ये दोनों एग्जांपल तो देख लिया. ये किसका एग्जांपल है? एरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, और ये किसका एग्जांपल है? एनारोबिक. ओके, आपको अगर ये वीडियो स्लो लग रही है तो आप इसे फास्ट फॉर्म में भी देख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बता चुका है. फिर से बता दे रहे हैं, आपके वीडियो पे जो ऊपर सेटिंग आती है उस सेटिंग में आप जाके अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं. अगर ये नॉर्मल स्पीड में है तो आप इसे 1.25, 1.75x या फिर 2x में जो भी आपको सूटेबल लगे उस पर सेट करके आप इस वीडियो को देख लीजिएगा. इससे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और आप स्पीड फॉर्म में देख भी लेंगे. ओके, नेक्स्ट पेज हम जा रहे हैं. तो यीस्ट एक सिंगल सेल है. ओके, यीस्ट एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. दे रेस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल. दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर. तो यीस्ट किस में यूज़ होता है? यीस्ट बियर और वाइन बनाने में यूज़ होता है. ओके, और यीस्ट एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और यीस्ट एनारोबिकली रेस्पायर करता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर. अंडरस्टूड. आपको ये नहीं पता होगा, कभी कभी अपने जो मसल्स हैं वो भी एनारोबिकली रेस्पायर में क्या करते हैं? प्रोसेसिंग करते हैं. लाइक आवर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली. ओके, और ये कब होता है? बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम. कितने थोड़ी देर के लिए ही हो पाता है ये सब. ये चीज़ें टेम्परेरी डिफिशेंसी होती है क्योंकि हमारे कुछ मसल्स पार्ट में कभी कभी क्या होता है, ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिल पाता है. ओके, जब हम साइकिलिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं और जिम वगैरह जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फास्ट रनिंग करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे जो मसल्स होते हैं खासकर लेग्स, थाइज़ में, तो वहाँ पे ऑक्सीजन पूरी तरह से सप्लाई नहीं हो पाता है. तो उस वजह से क्या होता है, जो हमारे मसल्स होते हैं वो एनारोबिकली रेस्पायर में फॉर्म करने लगते हैं और उसमें क्रैम्प्स आने लगते हैं. वो क्रैम्प्स क्यों आते हैं? कभी कभी आप देखे होंगे, हम भाग रहे थे, हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आ गए. हाँ, कुछ भी कर रहे थे, कुछ हैवी वेट लिफ्ट कर रहे थे, हाँ, तो क्रैम्प आते हैं. क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ द रीज़न इज़ लैक ऑफ ऑक्सीजन. ओके, तो जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारे मसल्स में होते हैं तो ये क्रैम्प आ जाते हैं और वो पेन होता है, पेनफुल होता है. ओके, सो
वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन है वो देख लेते हैं। ग्लूकोज किससे मिला? फूड से। ओके, तो ये मसल्स में जो भी प्रेजेंट है ग्लूकोज, अगर वो ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं है तो वो क्या फॉर्म करता है? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। और ये जो लैक्टिक एसिड होता है यही जाके हार्म करता है और अटैक करता है मसल्स को क्रैम्प होने में। ओके, अंडरस्टूड? Have you ever wondered why you get muscle cramp after heavy exercise? The cramp occurs when muscle cells respire anaerobically. The partial breakdown of glucose produces lactic acid. The accumulation of lactic acid causes muscle cramp. हमने ऑलरेडी ये सारी बातें आपको बता दी है. We get relief from cramps after a hot water bath or a massage. तो हमें जो मसल्स क्रैम्प मिलते हैं तो हमें वो कब जाके आराम मिलता है? वाटर बाथ और मसाज की वजह से जब हम ये चीज़ें लेते हैं तो ही हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। और ये क्यों मिलता है वाटर बाथ और मसाज लेते हैं तो? क्योंकि जो हमारा जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का वो इम्प्रूव होने लगता है। ओके, एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीजेज। तो जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन क्या कर देता है? कंप्लीट कर देता है ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड जो लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा था उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। ओके, सो हम 6.2 ब्रीदिंग देखेंगे। उससे पहले जो एक्टिविटी है 6.1 वो देख लेते हैं। ये चीज़ें जो एक्टिविटी है वो आपको क्लासरूम में करवा देंगे टीचर्स। क्या करना होता है इसमें? आपको अपने जो नोस्ट्रिल है वो भी बंद करना है और माउथ को भी बंद करना है टाइटली, और आपको वॉच की तरफ देखना है कि आप कितनी देर इस पोजीशन में रुक पाते हैं। आपकी नाक भी बंद है और आपकी मुंह भी बंद है, तो ये दोनों बंद होता है और आप वॉच को कंटिन्यूसली देखेंगे, और जो भी आप जितने समय के लिए अपने ये दोनों चीज़ों को बंद कर पाते हैं उस टाइम को नोट डाउन कर लेना है। और ये भी पता है आपको कि ये ज़्यादा टाइम तक आप कर नहीं सकते। इससे आपको क्या पता चलता है कि आप ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ऐसे, इसलिए आपको ब्रीदिंग इनहेल और एक्सेल करना कितना ज़रूरी है, कितना इम्पॉर्टेंट है सर्वाइव करने के लिए। ओके, सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग। ओके, देख लीजिए यहाँ पे बिना इनहेल और एक्सेल किए हम लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रोसेस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है थ्रू आउट दी लाइफ टाइम। अंडरस्टूड? So breathing means taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organ। तो ये किसके हेल्प से होता है? इनहेल और एक्सेल। हमने इनहेल किया और एक्सेल किया विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन किस किस चीज़ों से इंक्लूडेड है? नोज, यस, फायरेंक्स और लंग्स, ये सारी चीज़ों से आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा होता है। ओके, देख लेते हैं हम आगे। The number of times a person breathes in a minute is termed as the breathing rate। जितनी बार हम ब्रीथ करते हैं इंक्लूडिंग इनटेक एंड आउट, इनहेल और एक्सेल जो भी हम करते हैं वो ब्रीदिंग रेट कहलाता है। जितनी बार हम सांस लेते हैं उतनी ही बार हम सांस छोड़ते हैं। ओके, अब ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। ओके, आपने एक बार इन लिया, एक बार आउट किया। जितनी बार आप इन लेंगे उतनी बार आप आउट लेंगे। अंडरस्टूड? ये बेसिक सा
फंडामेंटल है। ओके, सो उसके बाद क्या आता है, would you like to find out your breathing rate? Do you want to know whether it is constant or it changes according to the requirement of oxygen by the body? Let us find out by doing the following activity. क्या आपको अपनी ब्रीदिंग रेट पता करनी है और क्या ये हर बार सेम होता है या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होता रहता है? तो ये चीज़ें हम एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे। तो एक्टिविटी के थ्रू कैसे पता चलेगा, लाइक आप जैसे कि हमने एग्जांपल ले ही लिया था, रनिंग, वॉकिंग, एक्सरसाइज जो भी करते हैं उस टाइम पे ब्रीदिंग रेट अलग होता है और नॉर्मल टाइम पे ब्रीदिंग रेट अलग होता है। ओके, जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीदिंग, हाउएवर इफ यू ट्राई यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीथ इन एंड आउट नॉर्मली, फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट इन अ मिनट। आप 1 मिनट में कितनी बार इन करते हैं और आउट करते हैं, ये आप चेक कर लीजिए। डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम्स एज यू एक्सहेल? नाउ काउंट योर ब्रीदिंग रेट, फिर उसे रिकॉर्ड कर लेना है। ओके, ये सारी चीज़ें आप क्लासरूम के अंदर ही अपने फ्रेंड्स के साथ, पीयर्स के साथ मिलके ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। From the above activity, you must have realized that whenever a person needs extra energy, he or she breathes faster. आपने ये भी रियलाइज़ किया होगा, अगर आपको जैसे एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो आप और तेज़ी से ऑक्सीजन लेना और छोड़ना चालू कर देते हैं। ओके, अंडरस्टूड। ये एक्टिविटी जो है वो आप परफॉर्म कर लेना। ओके, अपने क्लासमेट्स के साथ, पीयर्स के साथ। Okay, now next is, on an average an adult human being at rest breath in and out 15 to 18 times in a minute. During heavy exercise the breathing rate can increases up to 25 times per minute. While we exercise, not only do we breathe fast, we also take deep breath and thus inhale more ऑक्सीजन। ओके, ऊपर वीडियो में हमने आपको बताया था 20 to 25 टाइम्स होता है, वो उतना मैक्स नहीं होता है नॉर्मल टाइम पे। यहाँ पे दिया हुआ है, मैं भूल गई थी, स्किप हो गया था। 15 to 18 टाइम्स होते हैं नॉर्मल टाइम पे। ओके, 15 to 18 टाइम्स नॉर्मल टाइम पे। ओके, और 25 अप टू 25 टाइम और मे बी 27 टाइम तक होता है एक्सरसाइज किया या फिर रनिंग किया या फिर कुछ हैवी वेट लिफ्ट किया, तो उस टाइम पे हमारा जो ब्रीदिंग रेट होता है बढ़ जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, supply to our cell, it speeds up the breakdown of food and more energy is released. Does this explain why do we feel hungry after a physical activity? तो जो भी एनर्जी फॉर्म होता है वो क्या हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और वही ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो जाता है किसमें? यस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में यूज ओके इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो आपको समझ में आया कि जब हम एक्सरसाइज किए रहते हैं तो उसके बाद हमें तेज़ी से भूख क्यों लगती है, क्योंकि सारी एनर्जी जो है वो यूज़ हो गई होती है। अंडरस्टूड। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है तो ये पिक्चर्स आप देख के बता दीजिएगा कि किस टाइम पे ब्रीदिंग रेट हाई रहेगा और किस टाइम पे लो रहेगा, तो आप नंबर कर दीजिएगा उसके हिसाब से। ओके, Peli wants to know why we yawn when we are sleepy or drowsy. ओके, नाउ 6.3, आप ये देख लीजिएगा क्यों हम सोते टाइम यान करते हैं और लेज़ी रहते हैं। ओके, now next is 6.3, how do we breathe? जैसा कि हमने ऑलरेडी बोला था आपको,
रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पास होके जाती है और फिर वही वापस आती है। ओके, यूज़ होने के बाद ऑल ओवर बॉडी फिर वही वापस आ जाती है। ओके, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कौन कौन से ऑर्गन्स का यूज़ होता है। Let us now learn about the mechanism of breathing. Normally we take in air through our nostril. अपने नोज से सांस लेते हैं हम। Yes, नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं कि नहीं? आप सभी किससे लेते हैं? कमेंट करेंगे, नोज से ही लेते हैं? Yes. Okay, so next, when we inhale air, it passes through our nostril into nasal cavity. तो नोज से जाता है और ये nasal cavity में आ जाता है। ओके, nasal cavity. From the nasal cavity, the air reaches to our lungs through the windpipe. nasal cavity में आ गया और ये windpipe है। ओके, windpipe से ये अपने chest में आ जाता है। chest में क्या है? lungs बने हुए हैं। यस, चलो हम छोटा सा एक इमेज बना लेते हैं, या फिर नीचे इमेज दिया हुआ है, हम उसी में देख लेते हैं। यस, ये अपना नेसल पैसेज है, इसी को नेज़ल कैविटी बोलते हैं। नेज़ल कैविटी से ये विंड पाइप में ऑक्सीजन आ गया। ओके, विंड, ये नेज़ल कैविटी है, इसी को नेज़ल पैसेज बोलते हैं। ये अपना विंड पाइप है, विंड पाइप। ओके, विंड पाइप से ये फेरेंक्स हो गया। फेरेंक्स में ही दोनों चीज़ें आके मिलती है, अपने माउथ का भी आके मिलता है जो हम खाना खाते हैं, और जो विंड पाइप है वो भी आके मिलता है। ओके, फेरेंक्स से ये ट्रैकिया में आता है। ट्रैकिया ये जो है, ट्रैकिया से पास हो जाता है ये लंग्स में। ओके, लंग्स से ही फिर ये सारे बॉडी में जाता है। ये लंग्स है, लंग्स से ही फिर ये जो अपने बने हुए ब्रोंकिया, ब्रोंकिया से ही ये सारे बॉडी पार्ट में जाता है। लंग्स से होके जो अपना डायफ्रैगम है, डायफ्रैगम, एक मिनट, जो डायफ्रैगम है, ये जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो ये चीज़ें चौड़ी हो जाती है, और जब एक्सहेल करते हैं तो यही चीज़ें सिकुड़ जाती है। ओके, श्रिंक हो जाती है। अंडरस्टूड? इनहेल किए तो ये चौड़ी हो गई। ओके, एक्सहेल किए तो यही श्रिंक हो गई। अंडरस्टूड? आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। नेज़ल से जो ऑक्सीजन है वो नेज़ल से होके गया, नेज़ल कैविटी से फिर ये पास हुआ विंड पाइप में, विंड पाइप से आया फेरेंक्स में, फेरेंक्स से आया ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ये अपने लंग्स में गया, लंग्स के थ्रू फिर ये सारे बॉडी पार्ट में गया, बॉडी पार्ट से फिर ये रिटर्न आएगा लंग्स में, फिर उसके बाद ये वापस से पास होके नेज़ल के थ्रू आउट हो जाएगा। और आउट क्या होता है? ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, फिर हम ऊपर देख लेते हैं एक बारी से। चेस्ट में आ जाता है, हमने यहाँ तक देख लिया था, राइट? नेज़ल कैविटी से पास हुआ ये लंग्स में, और लंग्स से थ्रू दी विंड पाइप के थ्रू लंग्स में पहुंचता है। फिर लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट, ये तो आपको पता ही है, जो आपका चेस्ट है उसके अंदर ही लंग्स सिचुएटेड होता है। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय द रिब्स। जो लंग्स होते हैं वो किससे सराउंड होते हैं? रिब्स से। ओके, सपोज ये लंग है, तो ये लंग्स किससे सराउंड है? रिब्स से। अंडरस्टूड? रिब्स से सराउंड है, और यही रिब सर्कल होके पूरा फॉर्म हुआ है, कवर किया है। अंडरस्टूड? यहाँ पे पीछे बैकबोन जॉइंट हुआ है। अंडरस्टूड? लंग्स रिब्स के अंदर सिचुएटेड होता है और वो सेफ रखता है, रिब्स लंग्स को सेफ रखता है। बेसिक आपको समझ में आ गया? ओके, ना रिब से सराउंडेड होता है अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्रैगम। जो मस्कुलर शीट होता है लंग से ही अटैच्ड, वो डायफ्रैगम होता है, फॉर्म करता है द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्रैगम एंड द रिब केज। जो ब्रीदिंग डायफ्रैगम का होता है वो इन्वॉल्व होता है रिब केज से। ओके, जो डायफ्रैगम अटैच्ड है रिब केज से। अगर हम इनहेल करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, इनहेल किया तो जो डायफ्रैगम होता है वो
चौड़ा हो जाता है, ये डायफ्रैगम है रिब से अटैच्ड है, ओके, चौड़ा हो गया। और जब हम एक्सेल करते हैं तो ये डायफ्रैगम है जो वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ओके। फिर इनहेल किया, फिर चौड़ा हो गया, फिर एक्सेल किया, फिर श्रिंक हो गया, अंडरस्टूड। ये बेसिक प्रोसेस है। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स। आपको पता, इनहेल किया, अभी मैंने बताया आपको कि जो रिब्स हैं वो अटैच्ड है डायफ्रैगम से, रिब्स है अटैच्ड है डायफ्रैगम से, ये डायफ्रैगम है और ये रिब्स है, ओके। इनहेल किया तो रिब्स अपने अप आ गए, और फिर एक्सेल किया तो ये डाउन हो गया, अंडरस्टूड प्रोसेस। उसके बाद क्या होता है, दिस मूवमेंट इंक्रीजेस स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेस इनटू द लंग्स। द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। रिब्स मूव डाउन एंड inwards while diaphragm moves up to its former position. This reduces the size of the chest cavity and air is pushed out of the lungs. I hope आपको ये जो बातें हैं वो समझ में आ गई होंगी। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। आप एक बार रीड करिए, नहीं समझ में तो दूसरी बार रीड करिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और आप ये चीज़ें अपने ऊपर फील भी कर सकते हैं। आप अपने चेस्ट पे अपना पाम, अपना हैंड रखिए और फील करिए। आप इनहेल करिए, इनहेल किए, आपको फील होगा कि आपका चेस्ट अप हुआ है, ओके। फिर एक्सेल करिए, एक्सेल करेंगे तो आपका चेस्ट डाउन होगा, ओके। Now next is this movement in our body can be felt easily. देखिए मैंने आपको फील करा दिया ऑलरेडी, ओके। नाउ नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। डीप ब्रेथ, कीप योर पाम, मैंने ऑलरेडी बता दिया। एब्डोमेन पर भी फील होगा, चेस्ट पे भी फील होगा, ओके। आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीदिंग देयर आर changes in the size of the chest, children got involved in the chest expansion competition. Everyone was boasting that she or he could expand in the maximum. How about doing chest activity in the class with your classmate? आप ये चीज़ें फील कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, पीयर्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ। ये एक्टिविटी करिए और देखिए, ओके। स्मोकिंग डैमेज लंग्स, स्मोकिंग इज़ ऑल्सो लिंक टू कैंसर, इट मस्ट बी अवॉइडेड। यहाँ पे बेसिक चीज़ें बता दिया गया। आप देखते होंगे कि जो एडल्ट हो जाते हैं हमारे आसपास में, बड़े लोग जो मैच्योर हो जाते हैं, वो स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही हार्म करता है लंग्स को, बॉडी को। तो उसे अवॉइड करें तो ही अच्छा है, ओके। और आपके आसपास कोई करता है तो आप उसे इन चीज़ों के बारे में बताएं। ये हमने जो भी डायग्राम है वो देख लिया है, ओके। नेक्स्ट, द एयर अराउंड अस हैज़ वेरियस टाइप ऑफ अनवांटेड पार्टिकल सच एज स्मोक, डस्ट, pollen, etc. When we inhale, the particle gets trapped into the air present in our nasal cavity. However, sometimes these particles may get past the hair in the nasal cavity. This may irritate the lining of the cavity, as the result of which we sneeze. ये चीज़ें आपको पता होगा। हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है एयर में, लाइक स्मोक हो गए, डस्ट हो गए, पॉल्यूशन हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। तो वो हम इनहेल करते हैं एयर को, तो साथ में वो चले जाते हैं और वो ट्रैप्ड हो जाते हैं। हमारे नेज़र में आप टच करेंगे तो फील होगा कुछ छोटे छोटे हेयर बने हुए, तो उसमें वो ट्रैप्ड हो जाते हैं, ओके। और फिर वो किस फॉर्म में निकलते हैं, जब हम छींकते हैं। आपको खुजली होने लगती होगी ना, कुछ डस्ट जाते हैं, तो मुझे तो होती है। अगर मैंने कुछ जैसे धूल वगैरह, डस्ट वगैरह इनहेल कर लिया तो मुझे इरिटेशन चालू हो जाता है, और फिर उसके कुछ देर बाद वो छींक आती है और उसके साथ निकल जाते हैं, ओके। टेक केयर व्हेन यू स्नीज, यू शुड कवर योर नोज,
so that the foreign particles you expel are not inhaled by other person. तो आप अगर छींक रहे तो अपने माउथ या नोज़ पे हैंकी रख लीजिए, ताकि जो आप स्नीज़ किए वो किसी और पर्सन के ऊपर ना जाए, या फिर वो एयर में जाए, आपके सामने है तो वो कोई और ले लेगा, इनहेल कर लेगा. तो अभी नेक्स्ट एक्टिविटी है 6.4. टेक अ डीप ब्रेथ, मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विथ अ मेजरिंग टेप. आप एक ब्रीथ तो लीजिए खींच के, मतलब डीप ब्रेथ लीजिए, सांस खींच के लीजिए. तो अब उसके बाद आप अपने चेस्ट का साइज़ नापिए 1 इंच टेप से. यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, जो मैंने ऊपर बताया था. आपने एयर इन किया, ओके, आपका जो चेस्ट है वो ऊपर आया है ना, और जो डायफ्रैगम है वो मूव डाउन हुआ, मतलब ये एक्सपांड हुआ. ओके, एक्सपांड हुआ नीचे तरफ. अब आप यहाँ दूसरे इमेज में देखिए, आपने एयर आउट किया तो चेस्ट नीचे बैक हुआ अपनी नॉर्मल पोजीशन पे, और जो डायफ्रैगम था वो क्या हुआ, श्रिंक हुआ, वो वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में आ गया. क्या हुआ, नॉर्मल पोजीशन में आ गया. अंडरस्टूड. एक्सपांड हुआ, दिखा यहाँ पे, ये एक्सपांड है, और यही जो लाइन है ये ऊपर चला गया है एयर आउट करते टाइम. नेक्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे तो. ओके, अंडरस्टूड. आई होप ये आपको समझ में आ गया हो. ये चीज़ें आप जो टेबल है बनी हुई वो देख लीजिएगा, साइज़ नोट कर लीजिएगा, और एक्सलेशन इनहेलेशन का जो भी है साइज वो नोट कर लीजिएगा. ओके, ये आप अपने पीयर्स के साथ कर सकते हैं, अपने क्लासमेट के साथ करते हैं. ओके, फ्रेंड्स के साथ कर लीजिए, जिसके भी साथ आप सूटेबल है ये एक्सपेरिमेंट करने में कर लीजिए. आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ, और ये बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगी, अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर होगी. ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट डू वी ब्रीथ आउट. हम ब्रीथ आउट क्या करते हैं. ब्रीथ आउट आपको हमने बता दिया था ऑलरेडी, कि जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो साथ ही साथ ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और इवन नाइट्रोजन भी निकलता है. वो आप जब हायर क्लास में जाएंगे तो देख लेंगे. ओके, यहाँ पे देख लीजिए आप ये, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल एंड एक्सेल्ड एयर. जब आप इनहेल किए 21% ऑक्सीजन था और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड था. फॉर्मूला क्या है, O2 CO2, ऑक्सीजन का O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2. फिर एक्सेल करते तो क्या निकलता है, यहाँ 21% इनहेल किया था, एक्सेल क्या किया, 16.4% ऑक्सीजन और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, समझ में आ गया. ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स. अदर एनिमल्स में ब्रीदिंग प्रोसेस कैसा है, चलिए हम देखते हैं. एनिमल्स सच एज एलिफेंट, लायन, काउ, बर्ड, फ्रॉग, लिजर्ड एक्सेट्रा बर्ड्स हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटीज़ लाइक ह्यूमन बीइंग. हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, एनिमल्स में जितने भी आते हैं, जैसा ही एनिमल्स जैसा रेस्पिरेशन सिस्टम, ब्रीदिंग सिस्टम हम ह्यूमन बीइंग में है, एज इट इज़ ये सब एनिमल्स में भी है. ओके, हाउ डू अदर एनिमल्स ब्रीथ, डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स. लेट अस फाइंड आउट. एनिमल्स में तो सेम एज इट इज़ ह्यूमन बींग जैसा है. अब अदर एनिमल की बात कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल कॉकरोच, ताड़पोर. ओके, ये सब चीज़ों में कैसा रेस्पिरेशन है. और कॉकरोच हैज़ ए स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी. अदर इंसेक्ट ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग. ओके, कॉकरोच में एक ओपनिंग होता है साइड में, उसको क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल. Insects have a network of air tubes called trachea for gas exchange. Oxygen rich air rushes through spiracles into the trachea tubes, diffuses into the body tissue and reaches every cells of the body. Similarly, carbon dioxide from the cells goes into the tracheal tubes and moves
out through spiracles. These air tubes or trachea are found only in insect and any other group of animal. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कॉकरोच में क्या होता है, एक ओपनिंग होता है। ओके, यहाँ पे एक ओपनिंग दिखी आपको नोस्ट्रिल के बाजू में, यहाँ से ये स्पाइरेकल दिख रहा है आपको, पूरी बॉडी में गया है। हाँ, उसी स्पाइरेकल के थ्रू सारे जो ऑक्सीजन वो इनहेल करते हैं वो जाते हैं और पास होके रिटर्न आते हैं ट्रैकिया थ्रू। ओके, इसी को ट्रैकिया बोलते हैं, स्पाइरेकल बोलते हैं। अंडरस्टूड? तो ये ट्रैकियल सिस्टम है। ऐसे ही अदर इंसेक्ट्स में भी पाए जाते हैं ट्रैकिया। ओके, और फिर जब ऑक्सीजन लेते हैं तो उसके बाद डिफ्यूज होके वो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अंडरस्टूड? सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दिस सेल गोज इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स एंड मूव्स आउट थ्रू द स्पाइरल। ट्रैकिया के थ्रू अंदर जाता है और स्पाइरल से बाहर आता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अर्थवर्म चैप्टर 6 में भी आपने पढ़ा होगा, रिकॉल कर लीजिए। तो अर्थवर्म और रॉक्स, स्नैक्स, ये सारी जो एनिमल्स हैं, ये सारे स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं। ओके, फिश हो गए, सॉरी फिश तो गिल से लेते हैं। ओके, स्किन से ये सारी जो एनिमल्स हैं इनहेल करते हैं। अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स। द स्किन ऑफ एन अर्थवर्म feels moist and slimy on touching. Gases can easily pass through them. Though frogs have a pair of lungs like human being, they can also breathe through their skin, which is moist and slippery. फ्रॉग्स के पास दोनों होते हैं, लंग्स भी होते हैं और रेस्पिरेशन के लिए वो स्किन्स को भी यूज़ करते हैं। ओके, अंडरस्टूड? और उनका स्किन मॉइस्ट और स्लिपरी होता है। नाउ ब्रीदिंग अंडर वाटर। ब्रीदिंग अंडर वाटर, गिल्स के थ्रू फिश अपना रेस्पिरेशन करते हैं। अंडरस्टूड? ये हम शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। जो अंडर वाटर सर्वाइव करते हैं वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। You have studied in class 6 gills in fishes helps them to use oxygen dissolved in water. Gills are projections of the skin. You may wonder how gills help in breathing. Gills are well supplied with blood vessels for exchange of gases. Do plant also respire? आपने गिल्स का पढ़ लिया। ब्रीदिंग ऑर्गन्स इन फिश जो भी अंडर वाटर सर्वाइव करते हैं वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं अपना। अब प्लांट का देख लेते हैं हम रेस्पिरेशन। लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव लर्न इन क्लास 6. They also take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. In the cells, oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide and water as in other organisms. In plants, each part can independently take in oxygen from the air and give out a carbon dioxide. You have already learned in chapter 1 that the leaves of the plant have tiny pores called stomata for exchange of oxygen and carbon dioxide. आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा अपने क्लास में। हालांकि मैंने अभी ये चीज़ें ये चैप्टर वीडियोस में यूट्यूब में अपलोड नहीं किया है, बट आपने पढ़ा होगा अपने क्लास में कि प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं, ओके, लीव्स में आपने देखा होगा छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं। उसे हम स्टोमेटा क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्टोमेटा। यही स्टोमेटा इन प्लांट्स को हेल्प करता है ऑक्सीजन इन करने को और आउट करने को। ऑक्सीजन इन एंड आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोसेस में हेल्प करता है।
ओके, ड्राइंग मेरी उतनी अच्छी नहीं बनती है बट अंडरस्टैंडिंग के लिए इनफ है। एम आई राइट? Okay, so now next is Paheli wants to know whether roots which are underground also take in oxygen. If so, how? अगर लेते भी हैं तो कैसे लेते हैं? Like all other living cells of the plants, the root cells also need oxygen to generate energy. Roots take up air from the air space present between the soil particles. soil particles है ये, इनके बीच में जो स्पेस है, इनसे हमारा जो रूट है वो ऑक्सीजन ले लेता है। ओके, अंडरस्टूड? ये रूट है, ये स्टेम है, रूट आपने देख लिया, ये स्टेम है और इसके ब्रांच है, ब्रांच के ऊपर लीव्स है। ओके, तो सॉइल में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेस होते हैं, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू हमारा रूट्स ऑक्सीजन रेस्पिरेशन फॉर्म करता है। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट इज, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया सब कुछ। कैन यू गेस व्हाट वुड हैपन इफ अ potted plant is overwatered? In this chapter you learn that respiration is a vital biological process. All living organisms need respire to get the energy needed for their survival. आपको पता चल गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे प्रेजेंट है, सारे लिविंग बीइंग ऑर्गेनिज्म को रेस्पिरेशन का नीड है, ब्रीदिंग का नीड है फॉर लॉन्ग टाइम सर्वाइवल के लिए। यहाँ पे कुछ की वर्ड्स हैं, हम वो भी देख लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? जो इन प्रेजेंस ऑफ एयर होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। एनारोबिक जो होता है इन एब्सेंस ऑफ होता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो ब्रीदिंग रेट है वो कितना है? नॉर्मल टाइम पे 15 to 18 होता है और अगर हम एक्सरसाइज कर लेते हैं तो 20 to 25 पहुंच जाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन ही एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन है, राइट। सेलुलर रेस्पिरेशन जो पूरे सेल तक पहुंचता है, ईच एंड एवरी सेल में, बॉडी पार्ट्स में, राइट। डायफ्रैगम क्या है? चेस्ट से रिलेटेड है, राइट। चेस्ट पे ही है ना डायफ्रैगम। इनहेल करने के बाद ये एक्सपांड हो जाता है, एक्सहेल करने के बाद वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। एक्सहेलेशन जो हम आउट करते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। गिल्स जो है फिश अंडर वाटर जो सर्वाइव करते हैं वो लोग लेते हैं। लंग्स हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स जो है लंग से रिस्पायर करते हैं। इनहेलेशन क्या है? जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, इनहेल करते हैं। स्पायरेकल क्या है? जो कॉकरोच में होते हैं, ट्रैकिया और स्पायरेकल, याद आया? यस, ट्रैकिया और स्पायरेकल वही हो गया। और रिब्स क्या है? रिब्स जो लंग्स को कवर करते हैं, रिब्स जो डायफ्रैगम से अटैच्ड होते हैं, राइट। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और आपको अगर 60 to 70% भी नॉलेज गेन होता है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। और आपको और भी कुछ वीडियो चाहिए साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करिए, टॉपिक नेम और कुछ भी अगर डाउट है तो वो क्वेश्चन करिए, हम आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो भी हमने आप में से किसी बच्चे ने कमेंट किया था रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में वीडियो डालने के लिए, तो हमने एज सुन एज पॉसिबल हो पाया, जितनी जल्दी हमसे हो पाया हमने ये बना के डालने की कोशिश की है। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो भी हम जल्द से जल्द डालने की कोशिश करेंगे। तो आप उसके लिए हमें पहले कमेंट करेंगे तो ही हम ये काम कर पाएंगे ना। सो प्लीज़ सपोर्ट मी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।